इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी के प्रमाण स्वयं नेताओं के द्वारा सार्वजनिक मंचों से दिए गए भाषणों एवं मीडिया के बयानों की क्लिप के माध्यम से जोड़े गए हैं। परंतु फिर भी किसी व्यक्ति को या किसी नेता के समर्थक को इस वीडियो से शिकायत हो तो वह स्वयं प्रमाण के लिए संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज सुबह ही मैंने एक स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से सुना, जिसमें वो भारतीय इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद कर रहे हैं। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? मैं इस बात से काफ़ी इत्तेफाक रखता हूं कि राहुल गांधी को देश की अर्थव्यवस्था और बाकी चीज़ों की काफ़ी नॉलेज है और राहुल गांधी अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान लेके चलते हैं, जिसका वो समय समय पर सभी के सामने आपके प्रदर्शन करते रहते हैं और उनके कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। पर इनके इस बयान के बाद जो इन्होंने संसद भवन के बाहर दिया था, इन्हीं की पार्टी के कुछ नेता इनके बयान के बाद से अब मैदान में उतर आए हैं, जो भारतीयों का सर नीचा करने में कोई एक कसर भी बाकी नहीं रख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मणिशंकर अय्यर और कपिल सिब्बल की। दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं कांग्रेस के। देश के एक बड़े वकील कपिल सिब्बल भी इसमें शामिल है, जिन्होंने देश के लिए कई केस लड़े हैं, जिसमें राम मंदिर में राम जी के जन्म के प्रमाण मांगने जैसी बातें हैं। राम सेतु के विरोध में इन्होंने बात की है। धारा 370 को हटाने के विरोध में इन्होंने केस लड़ा था। और भी कई केस है जिसमें कपिल सिब्बल का नाम सम्मिलित है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने किन किन केसों में अपनी भूमिका प्रमुख रूप से अदा की थी और हिंदुओं का सर नीचा करने के लिए पूरा जोर लगाया था। वहीं मणिशंकर अय्यर की बात करें तो मेरे पास एक वीडियो है जो 2014 से पहले का है। आप वीडियो देख सकते हैं। आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। इसके बाद में एक वीडियो सामने आया जो इन्होंने पाकिस्तान जाके अपना प्रेम सभी के सामने प्रदर्शित किया और पाकिस्तान में जाके कहा कि अगर आप लोग मदद करें तो हम भारत से मोदी सरकार हटा सकते हैं। शंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। अब पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आकर वोट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आकर किसी तरह का चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। वो जो कर सकते हैं वो अभी पहलगाम में उन्होंने करके बताया, जो आप सभी ने देखा। तो पाकिस्तान से किस तरह की मदद मणिशंकर अय्यर मांग रहे हैं ये तो हम नहीं जानते। अभी जो उनके अल्फाज हैं जो आपको इस वीडियो में सुनाई दे रहे हैं, या मैं आपको जो बता दूं कि इनके जो जिस तरीके से इन्होंने इंटरव्यू दिया है, और कपिल सिब्बल और मणिशंकर अय्यर ये नॉर्मली नेशनल न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाई देंगे। इनके जो बयान है वो इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं, जो इंटरनेशनल फोरम है, वहाँ पे ये बयान अपने रिलीज़ करते हैं ताकि विश्व स्तर पर हमारी बदनामी हो सके, बेइज्जती हो सके। थरूर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में जब कांग्रेस ने शशि थरूर की सिफारिश नहीं की तो उन्हें क्यों भेजा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से जिन 33 देशों का दौरा किया गया उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान को हमले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। यहाँ तक कि यूएन और अमेरिका ने भी नहीं कहा पाकिस्तान जिम्मेदार है। हम ही इकलौते हैं जो छाती को पीट पीट कर कहते हैं पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो किसी की भी जीत नहीं हो पाती और भारत पाकिस्तान को नहीं हरा पाता। भारत ऐसी परिस्थिति में नहीं था जो पाकिस्तान से युद्ध करे।
कि कपिल सिब्बल की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। हालांकि देखिए, इससे पहले हमारी सेना ये साफ कर चुकी है, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता चुके हैं कि इसीलिए इस युद्ध को अभी रोका नहीं गया है। आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी हिमाकत की जाती है तो ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से वहां चलाया जाएगा। लेकिन कपिल सिब्बल का एक बार फिर से इस तरह का बयान सामने आ गया जो समूची कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। कह नहीं सकते, मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा इस तरह से भारत का सर नीचा करने के लिए बयानबाजी की जाती है। पार्टी पॉलिटिक्स एक तरफ है। एक समय वो था जब हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कुछ शब्द कहे थे और नरेंद्र मोदी इस पर आक्रोशित हो गए थे कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। पर आज राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है या गिराया जा रहा है कि देश और पार्टी दोनों को ताक में रखकर एक व्यक्ति का विरोध करने में लोग राष्ट्र विरोध और धर्म विरोध तक उतर आए हैं। ये कहां तक जायज? जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है, ये चाइना के पास है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में। तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। मैं अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ। कपिल सिब्बल का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में वह अपना ज्ञान, हो सकता है कपिल सिब्बल रॉकेट साइंटिस्ट हो, अभी अभी उन्होंने डिग्री करी हो, इसरो ने उनको अभी हालांकि कोई प्रमाण पत्र तो दिया नहीं है, कोई डिग्री उन्हें दी नहीं है। कपिल सिब्बल को इतना ज्ञान कैसे आ गया है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं है और चाइना के पास है और पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के पास हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी है। भारतीय सेना, यह विश्व मानता है, भारत नहीं विश्व मानता है कि भारतीय सेना को युद्ध हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारतीय सेना एयरक्राफ्ट से नहीं लड़ती है कपिल सिब्बल जी। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, ये तीनों अलग अलग क्षेत्र हैं। अगर हमारी सेना के जवानों का मनोबल तोड़ना है तो आप जैसे अगर 2-4 लोग और आ जाए तो फिर देश की तरक्की पूरी तरीके से निश्चित है। भारतीय सेना इतनी क्षमता रखती है, आप इसको यकीन करें ना करें, हम अमरनाथ यात्रा में लगातार जाते रहते हैं, कश्मीर में हम लगातार जाते रहते हैं, राजस्थान, पंजाब हम घूमते हैं, दिल्ली में बैठ के कोर्ट में बकबक नहीं करते हैं, हम लगातार सीमावर्ती इलाकों में जाते हैं। आज भी भारतीय सैनिक इतने सक्षम हैं कि अगर उन्हें आदेश मिले तो 2 दिन नहीं लगे पाकिस्तान का सफाया होने में। 2 दिन, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर तक नहीं गया हूँ, पर जो स्थिति मेरे सामने है, 2 दिन मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी है। 2 दिन में पाकिस्तान जैसे देश का सफाया भारतीय सैनिक कर सकते हैं और ये गर्व से कह रहा हूँ मैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप भी चेक करवा लीजिएगा और एक बार बॉर्डर पे जाके मिलिट्री ट्रेनिंग देख लीजिएगा।
आप एक एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं, आप भी किसी आर्टिकल को उठा के पढ़ रहे हैं, क्या आपने पाकिस्तान जाके देखा है कि उनके पास किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है? आपको इतनी बारीक जानकारी कैसे हो गई? और वहीं मणिशंकर अय्यर, उनको कैसे पता कि किसी देश ने, हमारे जो डिप्लोमेट्स जो गए थे विदेश में, उनके सामने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया? किसी ने नहीं कहा। वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। वहीं राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पड़ोसी देश के आर्मी चीफ के साथ भोजन किया, और आपको वहाँ पे क्या बात हुई ये मालूम पड़ी है। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? तो मैं ये जानना चाहूँगा राहुल जी कि आपका सोर्स क्या है इस इंफॉर्मेशन का, क्योंकि मणिशंकर अय्यर जी के तो दिल से रिश्ते हैं वहाँ पे, उनकी तलफ़ुज़ से साफ जाहिर होता है कि उनका कितना पारिवारिक संबंध है पाकिस्तान से। ये इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते नहीं है। तो इनको तो आप पाकिस्तान जिम्मेवार है, जो वो पहले भी जता चुके हैं। कपिल सिब्बल भी भारत के हित में कितने मुकदमे लड़ चुके हैं, पूरे भारत को मालूम है। और आपके जो ये दोनों सैनिक हैं, ये आपके बयान के बाद खुलकर मीडिया में उतर आए हैं, क्योंकि देश की नीतियों को तो आपको आगे बढ़ाने में, समर्थन करने में कोई, मुझे लगता है, इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको इतना ही डेवलपमेंट के बारे में जानकारी होती तो आपको अमेठी छोड़कर वायनाड नहीं भागना पड़ता, जो आपकी दादी की परंपरागत सीट थी। आप चुनाव हार रहे थे, इसीलिए आप 2 जगह से चुनाव लड़े, और आपको मालूम था कि किसी जगह पर बीजेपी कमज़ोर है, वहाँ से चुनाव लड़के मैं सांसद बन सकता हूँ, क्योंकि ऐसे तो सांसद आप बन नहीं पाते और आपकी संसद भवन में एंट्री संभव नहीं थी। ठीक है, तो अब इस बात की जानकारी तो ना दे कि डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, आपकी 5 पीढ़ियाँ गरीबी हटाओ का नारा लेके देश चला रही थी, 5 पीढ़ियाँ। और जो आपको ये टेक्निकली सोशल मीडिया की आज़ादी मिली है ना, ये भी 2016 के बाद मिली है। तो इस बात को आप जो खुलकर बोल पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और आपकी टीम जो आपके मीम्स और ये सारी चीज़ें वायरल कर रही है ना, ये आज़ादी भी आपको 2016 के बाद मिली है। और क्या बात कर रहे हैं, आपके एक नेता संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि जब हमला हुआ उसके बाद सबसे पहले राहुल गांधी जी पीड़ितों के पास पहुंचे पहलगाम के। चुनावी भाषण दे रहे, अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। आपको शर्म आती है? घटना के कुछ ही घंटे बाद अमित शाह वहां लैंड कर चुके थे ऑन द स्पॉट। उनके वीडियो न्यूज़ चैनलों पे है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट, होम मिनिस्ट्री के अकाउंट, सभी जगह पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। कि आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 श्रीनगर में उतर चुका था। और आप उसको कितनी सफाई से ऑन रिकॉर्ड पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं झूठ के कारण आपकी पार्टी गर्त में जाती जा रही है। आज यहाँ पर जो आपके नेता हैं वह झूठ बोल रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ से जानकारी ला रहे हैं और देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, अंकित अवस्थी सर हैं जिनका वीडियो अभी आज ही मैंने इंटरनेट पे देखा है। ये वीडियो देखिए।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैक्ट बता दिया है और एंटायर वर्ल्ड को पता चल गया है कि इंडिया डेड इकोनॉमी है। तो भाई मर गया हो और लाश छुपा के रखी हो भारत सरकार ने, तो अब अगली मांग यही होनी चाहिए कि वो जो मृत पड़ी अर्थव्यवस्था है उसे सबको दिखाया जाए, क्योंकि अब तो भाई विपक्ष भी ये कह रहा है कि भारत डेड इकोनॉमी है। तो भाई साहब मांग होनी चाहिए कि हमारी डेड इकोनॉमी की जो पड़ी हुई लाश है, जो कब्र में बड़ी है, उसे निकाल कर लाया जाए। कहीं छुपा रखा है साहब आपने, हमारी मांग है अभी। अब ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमी के अगर हिसाब से हम बात करें, इमर्जिंग और डेवलपिंग एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनमें चाइना के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। तो साहब आपके सामने है 30 टॉप इकोनॉमीज की बातें जो जीडीपी नॉमिनल के आधार पर हैं, उसमें इंडिया 5वें नंबर पर खड़ा है। इसके अलावा अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की क्षमता के आधार पर बात करें तो इंडिया नंबर 3 पर खड़ा है। अगर लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के ऊपर अगर हम बात करें, 2020 में हम आकर के टिके इकोनॉमी में 7वें नंबर पर, 2025 में आकर टिके हम 5वें नंबर पर और 2030 में होंगे हम 3रे नंबर। इस वीडियो में जो बताया जा रहा है, अगर वो जानकारी गलत है तो आप इसे गलत साबित करके बता दीजिए। 140 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश जो 2-3 साल पहले ही कोविड जैसे पैंडेमिक से निकला है, उसके बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था इस स्थान पर है। हमारे खुद के राज्य मध्य प्रदेश में हर महीने लाडली बहनाओं को पैसा मिल रहा है, सारी सरकारी संस्थाएं चल रही है, सारे स्कीमें चल रही हैं, पूरा देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्शन हो, एसेसरीज इंडस्ट्री हो, मोबाइल इंडस्ट्री हो, सारे सेक्शन बढ़ रहे हैं। आपको कहाँ से डेड इकोनॉमी लग रही? मेरे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ मरी पड़ी है? आपको कहाँ दिखी है? डोनाल्ड ट्रंप भारत आखिरी बार कब आए थे? उनकी बात आप मान रहे हैं और उनको धन्यवाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। आप दोनों बातों का कंपैरिजन करके देखिए कि आप भारत के नागरिक है, भारत के साथ हैं, कि अमेरिका के नागरिक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। मैं खुद शशि थरूर और ओवैसी जी का मैं खुद समर्थक नहीं हूँ। जब ओवैसी ने संसद भवन में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे तो इसका विरोध मैंने भी किया था, परंतु देश के साथ जब घटना होती है तो ओवैसी और शशि थरूर जैसे लोग देश के साथ खड़े होते हैं। शायद इसीलिए आपको तकलीफ होती है, आपको लगता है राष्ट्रभक्ति ही बीजेपी का समर्थन है। ऐसा नहीं है। आपको देश के साथ, देश के लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ता है नहीं आता है, ना ही आप जुड़ सकते हैं, और इसीलिए आपकी पार्टी और आप हमेशा से ही पीछे रहते हैं। देश के विरोध में बात करने वाले लोगों, देश के विरोध में कार्य करने वाली संस्थाओं और देश के विरोध में विचार रखने वाले लोगों के साथ में घिरे रहने वाले आप जैसे लोग ही भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताते हैं, भारत की देशभक्ति को, भारतीय सेना को नीचा दिखाते हैं। आप लोगों के ऊपर वैसे तो कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि नेताओं पर आज तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, पर फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ ऐसी नसीहत लगे जिससे आपको यह समझ में आए कि देशभक्ति और देश के लोग और देश की सेना सम्मान चाहती है अपने ही देश के लोगों से, क्योंकि परदेसी आकर हमारी देश की सेना का सम्मान नहीं करें। धन्यवाद।